देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी और नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल पढ़े, फिर डेल्टा जी का रिलेशन ई सेल के साथ और ई नॉट सेल के साथ पढ़ा, और ये इस तरह से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, जिसमें मैंने बताया था क्वेश्चन 1 जो है वो आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन 1 थोड़ा अलग तरह का है। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कह रहा है? कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से कह रहा है कि ई नॉट सेल निकालो, ई सेल निकालो, और आपको पीएच दिया हुआ है 10। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने गिवन लिख लिया कि हमारे पास pH 10 है। ठीक है, ये गिवन है। अब ये pH 10 है तो इसका मतलब क्या है? तो इसको हमें +1 से रिलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन, ये मैंने लिखा गिवन। गिवन में इस क्वेश्चन में था pH और मुझे अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये क्वेश्चन करने के लिए मैं थोड़ा सा +1 में चलता हूँ। तो हमने +1 में पढ़ा हुआ है कि जो pH है वो किसके बराबर होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये हमने पढ़ा हुआ है +1 में। अब अगर देख लो कि अगर हमारी H10 हो, मान लो हमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 दी है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो जो हमारी पावर है वो आगे आ जाती है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा आ जाएगा pH 10। ये समझ में आया? हमने ये +1 में पढ़ा हुआ है, बताओ इतना समझ में आया? क्या बताया मैंने? यस मैंने सर। अपने +1 में पढ़ा हुआ है pH निकालने का फॉर्मूला। तो pH यस सर। इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन H प्लस आयन की 10⁻⁻10 हो तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो pH 10 आएगा आंसर। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? देखो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन H प्लस की 10⁻⁻2 हो तो इसका pH जो है 2 आएगा। अगर कंसंट्रेशन 10⁻5 हो H प्लस की, तो इसका अगर हम pH निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एंड सो ऑन। तो ये 10 था तो 10। तो यहाँ से मैंने रिलेट करके ये बताया कि अगर हमें pH 10 दिया हुआ है ना, तो pH 10 का मतलब हमें कंसंट्रेशन दी हुई है H प्लस आयन की इतनी है। बोलो, ये स्टेप समझ में आया? ये स्टेप समझ में आएगा? आंसर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। ये तो +1 को यस सर। रिलेट किया। ठीक है, अब देखो, अब हमने रिएक्शन लिखनी है, हाइड्रोजन से रिलेटेड है, तो हम रिएक्शन को रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हमने रिडक्शन फॉर्म में देखने होते हैं। तो मैंने हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए और H2 में कन्वर्ट हो गया, और ये ई नॉट फॉर हाइड्रोजन 0 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। हाँ जी, पता है ना, ये हमें ये पता है। अब हमें यस सर। कंसंट्रेशन दी हुई है जो <1 है, तो हमने अपना नर्स्ट इक्वेशन लिखी। तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या आ रही है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू सी। ये आ गया। हमने ये मैंने नर्स्ट इक्वेशन को हाईलाइट कर दिया, ये इक्वेशन लगेगी यहाँ पे, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखो, ई नॉट सेल की वैल्यू तो 0 होती है हाइड्रोजन के लिए, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब हमें ये n की वैल्यू 2 कैसे पता चला? n की वैल्यू 2, वो जैसे सिखाया था, ये प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गया n की वैल्यू 2। उसके बाद आप क्यू लिखते हो, तो क्यू क्या होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसका हमें कुछ भी नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं दिया तो 1। इसका कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 10⁻⁻10, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद बस इसको सॉल्व कर लिया, जो भी हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है सॉल्व कर लिया, और हमारा ये आंसर आ गया। अब आप इसे नोट कर लो, नोट करके इसे रफ कॉपी में एक बार दोबारा करो, और फिर मुझे बताओ कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बेटा, अब मैं ये सेम क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है। पहले क्वेश्चन है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। पहले तो आप ये क्वेश्चन समझ लो कि आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, और आपको पीएच दिया हुआ है हाइड्रोजन का, बस इतना ही दिया हुआ है सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। तो अब हमने, जब यहाँ पे pH की बात हो रही है, तो हमने +1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है
पीएच निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है +1 में, हमने पढ़ा हुआ है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो हमें कंसंट्रेशन 10 मोलर है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं पीएच वाला तो माइनस लॉग दिस, तो मैंने लगाया, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा log 10 1 होता है और ये पावर 10 आगे आ जाएगी, तो log 10 pH 10 आंसर आ गया। यानी अगर हमें H प्लस की कंसंट्रेशन 10 है तो हमारा 10 आंसर आ रहा है, और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 10 -2 हो जाए तो 2 आएगा, 10 5 हो जाए तो 5 होएगा। तो अब इस क्वेश्चन में ना हमें क्या दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है pH 10। तो pH 10 का मतलब कंसंट्रेशन कितनी हो गई, कितनी हो गई, 10 -10 मोलर हो गई। बोलो हाँ या ना, बोलो। ये +1 से रिलेट हाँ किया सर। हमने इतना, बोलो बेटा। ये अभी यस सर, आंसर यस नहीं सर। है, अभी तो हम आंसर का बैकग्राउंड बना रहे हैं। अब आपका आंसर यहाँ से शुरू होता है। अब देखो क्वेश्चन में दिया था pH 10, तो pH 10 का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10⁻⁻10 विच इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 होगा तो हमारा नर्स्ट इक्वेशन लगेगी, तो हमने नर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब नर्स्ट इक्वेशन लिखने के बाद हमें मेन प्रॉब्लम है, हमें n चाहिए। अब बच्चे सोच रहे हैं कि ये रिएक्शन इस तरह से क्यों लिखी हुई है, ठीक है, इसको उल्टा भी तो लिख सकते थे। तो कन्वेंशन है कि हमने जो रिएक्शन है रिडक्शन फॉर्म में लिखनी होती है, मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं वो रिडक्शन फॉर्म में ही होती हैं। तो हमने रिएक्शन को रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई गेस ये वाला स्टेप समझ में आ गया क्यों ऐसा लिखा है। तो H प्लस आयन बनते हैं पानी में, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H2 में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें N की वैल्यू पता चल गई, और E नॉट सेल 0 होता है हाइड्रोजन का, वो हमें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है। तो हमने फॉर्मूला लिखा, E सेल की वैल्यू 0 डाल दी, N की वैल्यू 2 डाल दी, फॉर्मूला में था log QC। तो जब आप इस रिएक्शन का QC लिखेंगे तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू तो कुछ दी ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जो न्यूट्रल होगा या सॉलिड होगा उसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। H प्लस की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ये 10⁻⁻10, ये हमने पुट कर दिया 10⁻⁻10। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 20 हो गया, तो log 10⁻20, तो 20 आगे आ जाता है और log 10 1 होता है। याद रखना log 10 क्या होता है 1। तो वो log 10 1 हो गया, वो खत्म हो गया, ये 20 से मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई होके हमारा ये आंसर आ रहा है 0.591 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है हमारा टॉपिक रिलेटेड टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे भी आपको पेपर में अच्छे खासे न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। तो अब ये फैराडे लॉ क्या कहता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस की बात करता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल की बात नहीं करता। ध्यान से देखो ये किसकी बात करता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें आप करंट पास करेंगे और केमिकल चेंज आ जाएगा। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बता दूं क्या होता है, तब हम आगे चल पाएंगे। देखो मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस याद दिला दूं। इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, आपने कॉपर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग नाम सुना है ना। एग्जांपल से बात करते हैं, वी हैव हर्ड अबाउट कॉपर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग एक्सेट्रा, सिल्वर प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, बहुत सारी प्लेटिंग हमने सुनी हुई है। इसमें होता क्या है, इसमें एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में मान लो जैसे मैंने कॉपर प्लेटिंग करनी है, तो मैं एक साइड लूँगा कॉपर मेटल ज़्यादा अमाउंट में, और जिसके ऊपर कॉपर प्लेटिंग करनी है, मान लो ये XYZ मेटल है, मान लो आयरन मेटल ही है कि आयरन मेटल के ऊपर मैं कॉपर प्लेटिंग करना चाहता हूँ, तो उसको मैं लूँगा थिन। याद आया ना। तो इसमें जब हम करंट पास करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है ये उस मेटल को देना है जिसकी हमने प्लेटिंग करवानी है। जैसे हमने कॉपर प्लेटिंग करनी है तो हम चाहते हैं ये कॉपर का के आयंस इसके ऊपर जाएं, और नेगेटिव टर्मिनल उसको देंगे जिसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़नी है, और सोल्यूशन जो लिया जाएगा वो कॉपर सल्फेट, जैसे कॉपर प्लेटिंग करनी है तो कॉपर सल्फेट, तो इस तरह का सोल्यूशन लिया जाता है। जब जैसे ये मान लीजिए ये सोल्यूशन है हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट लेने से क्या होगा, यहाँ पे कॉपर आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे पूरे सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये पूरे सोल्यूशन में इस तरह से हो जाएगा कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस।
अब आप जैसे ही करंट पास करेंगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये तो बन जाएगा एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये बन जाएगा कैथोड। ठीक है, करंट पास कर दिया आपने, अब करंट पास कर रहे हैं तो इसमें चेंजेस आएंगी। जैसे ही करंट पास किया तो ये कॉपर के आयंस बनने शुरू हो जाएंगे, कॉपर के आयंस बनने शुरू हो जाएंगे सॉल्यूशन में, और जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर सर्किट से इधर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा आयरन रॉड पे। अब जो हमारी आयरन रॉड थिन है तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन में कॉपर यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी, आयरन के ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम नाम दे देते हैं कॉपर प्लेटिंग। यहाँ पे कॉपर की लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो अब अगर आप रिएक्शन देखें तो यहाँ पे एनोड में क्या हुआ, जो प्योर कॉपर है, कॉपर आयंस बने और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यानी ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या हुआ, कैथोड में ये जो कॉपर आयंस थे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, कॉपर आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए और ये हो गया कॉपर प्लेटिंग। अब जो फैराडे था ना उसने यही चीज पढ़ी थी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि कौन सी चीज कहाँ पे कितने अमाउंट में डिपॉजिट हुई है, तो उसने उसके लिए लॉ बना दिया। उस लॉ को हम नाम देते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए जिससे आपको इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। तो इट इज काइंड ऑफ प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, इट्स इलेक्ट्रोलिसिस की जब भी बात करेंगे तो प्लेटिंग होती है। ओके, अब हम इसी को फैराडे के हिसाब से समझते हैं। फैराडे ने इसी कंसेप्ट को समझाया है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सिखाए हैं कैसे करने हैं। सो लो जी देखो, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट, वेट कैसे निकालना है। माइकल फैराडे वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जब हम प्लेटिंग करेंगे तो प्लेटिंग की कितनी अमाउंट कितने करंट में जाएगी ये। सो नाउ फैराडेज लॉज आल्सो फ्लो फ्रॉम व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर, तो जो मैं पीछे डिस्कस करके आया उससे। अब आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, उसने 2 लॉ दिए थे, पहला लॉ पहले पढ़ेंगे फिर दूसरा, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। सो वेरी फर्स्ट लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occur at any electrode during electrolysis, अब आपको ये वर्ड पता है electrolysis by a current, is proportional to quantity of electricity passed through electrolyte solution और melt, मतलब लिक्विड फॉर्म में। मतलब क्या कहने का, यहीं से समझते हैं। मतलब है कि जब भी हम करंट पास करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान समझना, इसका मतलब क्या है, इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ। इसका मतलब है फर्स्ट लॉ का कि जब भी हम करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड, amount of substance deposited at cathode is proportional to charge। ठीक है, अमाउंट को हम वेट कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज आपने फिजिक्स में पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू किसके बराबर हो गया, I इंटू टी, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया वेट प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ज़्यादा देर के लिए करंट पास करूंगा तो ज़्यादा प्लेटिंग होएगी, कम देर के लिए पास करूंगा तो कम प्लेटिंग होएगी, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, AMT, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये फर्स्ट लॉ कहता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम वेट भी कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मैं ना थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, तो अमाउंट शॉर्ट में लिखा है ऑफ सब्सटेंस, amount of substance deposited at cathode is proportional to charge and weight भी कहते हैं इसी को। so weight is proportional to I into T। तो देखो कितनी सिंपल ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है कि जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे मतलब करंट पास करेंगे उतनी ज्यादा अमाउंट प्लेटिंग की हो जाएगी। चलो तो ये चीज अभी आपको समझ में आ गई। अब मैं दोबारा से लॉ पे आता हूँ, लो जी अब मैं आ गया यहाँ पे, फिर से पढ़ता हूँ। द अमाउंट ऑफ केमिकल reaction which occur at any electrode during electrolysis of current is proportional to quantity of electricity, मतलब weight proportional to charge
और वेट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो I इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, और इस प्रोपोर्शनल को मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब अगर आपसे पेपर में पूछें भाई डिफाइन फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो आप बताइए ये वाला हैंड रिटन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का यहाँ पे मतलब है कैथोड, मतलब वो करंट उल्टा कर दोगे तो उल्टा बन जाएगा इलेक्ट्रोड, कैथोड पे होती है डिपोजिशन, इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, और ये फॉर्मूला है। तो आप हेडिंग डालिए फर्स्ट लॉ, और ये हैंड रिटन वाला नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स। ओके जी, तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे समझ में आ गया। अब इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, W इज इक्वल टू जेड इंटू आई टी, और Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय N इंटू एफ। सो N इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, या आपका F आ जाएगा फैराडे, ठीक है। और Z is also written as E into 96500 ग्राम कूलम, और E का यहाँ पे मतलब है इक्विवेलेंट वेट, E का मतलब है इक्विवेलेंट वेट, और जो हमने पीछे पढ़ा ये था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, और ये है सिंपल इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय चार्ज, और चार्ज होता है N इंटू एफ के बराबर। ये ध्यान रखना, ये सारे रिलेशन एक साथ ही हैं, मोलर मास बाय चार्ज जो है ना, ये इस तरह से इसको ओपन किया हुआ है, अगर हम मोलर मास बाय चार्ज को ओपन करें तो चार्ज इज N इंटू एफ। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, जरा समझो ध्यान से, व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स वी नीड टू यूज दैट। तो ये तो है हमारा नोट, ये थोड़ा सा यहाँ से आपने ध्यान रखना है, तो ये नोट 1, ये नोट 2, और ये नोट 3। इफ आई आस्क यू व्हाट इज 1 फैराडे, 1 फैराडे, तो 1 फैराडे को हम 1 F कहते हैं, 1 F। तो व्हाट इज 1 फैराडे, 1 फैराडे इज चार्ज ऑन, क्या होता है 1 फैराडे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लो जी इसको सॉल्व करो, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम होता है, विच इज इक्वल टू 1 फैराडे, विच इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो ये चीज़ है। तो नोट नंबर 4, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, ध्यान रखना फिजिक्स ना इन्वॉल्व कर देना, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, तो वहाँ पे जो हम चार्ज है ना वो फैराडे की फॉर्म में निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम आयन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये बन जाएगा Na। तो मैंने बोला इसका चार्ज बताओ, तो हम बोलेंगे चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे, ये लिखा है ना NF, तो दिस इज बेसिकली चार्ज, ये मैं चार्ज का मतलब बता रहा हूँ यहाँ पे, चार्ज क्यों इज चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू NF, ऐसे कर देते हैं NF, तो NF मींस 1 फैराडे। तो ये एक एग्जांपल हो गई। एक और एग्जांपल देखो, ये दिस इज एग्जांपल, एग्जांपल बी, मान लो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या बन जाएगा कॉपर। अब मैंने बोला इसका चार्ज बताओ फैराडे की टर्म में, तो Q इज इक्वल टू NF, क्या बनेगा फॉर्मूला, क्या बनेगा 2F। 2 फैराडे। हाँ, इसी तरह से मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बोला भी मुझे इसका चार्ज फैराडे की फॉर्म में बताना है, तो क्या बनेगा चार्ज 3F। तो यही गड़बड़ करते हैं बच्चे यहाँ पे ना, वो फिजिक्स लगा देते हैं और फिर उनके आंसर मैच नहीं करते। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने मिक्स नहीं करनी है, आपने इस तरीके से करना है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे और चार्ज निकालना है, तो चार्ज इज N इंटू एफ। तो आपने देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो चार्ज है साथ में फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन उसका 1 फैराडे, दो इलेक्ट्रॉनों का 2 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 3 फैराडे। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ना जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूले ही बहुत हैं इस चैप्टर में, फॉर्मूले इतने हैं
तो आप फॉर्मूले एक भी कहीं मिस हुआ तो आंसर नहीं आएंगे। सो बस ये चीज़ है। और हम जो न्यूमेरिकल करेंगे ना वो मोल कंसेप्ट लगा के करेंगे, तो मोल कंसेप्ट से क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होती एंड वी आर एबल टू डू न्यूमेरिकल ईजिली। तो यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। इन चीज़ों को हम यूज़ करके इसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और z निकालने का तरीका बताया है। z निकालने का एक और तरीका है कि आपके पास जो ये फॉर्मूला है, यहाँ से z को एक साइड कर लो, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आई टी बाई वेट, आई टी डिवाइडेड बाई वेट। एक ये भी तरीका है, z निकल जाता है अगर वैल्यू ना दी हो और निकालनी हो, ऐसे भी निकल सकता है। और z निकालने का ये भी तरीका है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन एफ। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफ उसको हम फैराडे में चार्ज को काउंट करते हैं। हाँ, एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? चलो इसे नोट कर लो और मीटिंग अभी खत्म होने वाली, देन वी विल रीजॉइन। सर डन सर। ओके, सो आज हमने क्या सीखा अभी? क्या सीखा अभी हमने? फैराडेज कौन सा लॉ? फैराडे फर्स्ट फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें जो कहानी है किसके अराउंड घूम रही है? इसमें कहानी जो हमारी घूम रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस के अराउंड घूम रही है। और इसमें हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो ये कितना डिपॉजिट होगा, कितना चार्ज लगेगा इसको डिपॉजिट करने में, या मुझे अगर लेयर करनी है 2 ग्राम की 3 ग्राम की, तो उसका वेट रिलेशन दिया हुआ है चार्ज के साथ। तो ये देखो डेली लाइफ में यूज करते हैं इसको सुनार, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो यही तो करते हैं, लेयरिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, वो यही चीज होती है। तो इसको करने के लिए ये फैराडेज लॉज यूज करते हैं, करंट केमिस्ट्री। तो करंट बढ़ा दो तो हो जाएगा, या अमाउंट कितनी डिपॉजिट करनी है उस हिसाब से करंट पास कर देते हैं वो। तो ये बड़ा कंट्रोल्ड मैनर में ये ऐसे काम होता है। ऊपर प्लेटिंग बोले तो